सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार 5 दिन 5 मैराथन को कंटिन्यू आगे गति प्रदान करते हुए आज का ये आप लोग का चौथा मैराथन सेशन रहने वाला है, जिसमें कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट जो कि 16 से हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। सो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो कि संज्ञा के अंतर्गत आता है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो संज्ञा शब्द की यदि हम लोग बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है? गंगा जो शब्द है यह संज्ञा के अंतर्गत में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विहुआ या फिर छवि। तो पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं तो विहुआ जो शब्द है यह पुल्लिंग के अंतर्गत में आता है। अगला प्रश्न है, आदर देने एवं बड़पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन। तो इसमें किसका प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन का। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा? किन्हीं, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का। तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है किन्हीं से। अगला प्रश्न है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? ऋतुवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें जो तेज शब्द है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या चीज़ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने सामान वहीं रखा था। तो संदिग्ध भूतकाल यहाँ का जो सही सेंटेंस हो जाएगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा। अगला प्रश्न है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो भाववाच्य के अंतर्गत में आता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है? हमें जब तक की सफलता नहीं मिल जाती तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो तक वर्ड है ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे जो तक शब्द है यह संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में? संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, क्षमा, नख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेह। अगला प्रश्न है, देशज शब्द छांटिए, देशज शब्द छांटिए। तो तारीख, डिबिया, सूरज या फिर जन्म। तो इसमें देशज शब्द की बात करते हैं, देशज शब्द हो जाता है डिबिया। इनमें से पतवार का पर्यायवाची नहीं है, पतवार का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अर्जुन, कर्ण, नकुल या फिर दुर्योधन। तो दुर्योधन की बात करते हैं जो कि ये पतवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभिमानी का विलोम है, अभिमानी का विलोम क्या होगा? साहसी, स्वाभिमानी, गौरवशाली, निर्भिमानी। तो अभिमानी का विलोम शब्द हो जाता है निर्भिमानी। क्या चीज? निर्भिमानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चाल विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है।
सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प कौन सा है? व्याघ्र, शार्दूल, सारंग या फिर ब्याल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, व्याल। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? अजन्मा, अजय, आक्रांत, अजात शत्रु। तो जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक वर्ड हो जाता है अजात शत्रु। क्या चीज? अजात शत्रु। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। बुद्धिमान, महाज्ञानी, बुद्धिशाली एवं मेधावी। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा मेधावी छात्र, तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रतिभाशाली छात्र। अगला प्रश्न है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाता है स्वावलंबी। क्या चीज? स्वावलंबी। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है कभी समाप्त ना होना। क्या चीज? कभी समाप्त ना होना। अगला प्रश्न है। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोति का क्या अर्थ होगा? गुण के विरुद्ध नाम का होना, आँख को रोशनी जाना, नामकरण करना, संतुष्ट होना। तो आँख का अंधा नाम का नयन सुख इस लोकोति का अर्थ हो जाता है गुण के विरुद्ध नाम का होना। गुण के विरुद्ध नाम का होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ आप लोगों से पूछा गया है नदी का नाम, मूषक, सरोवर या फिर ट्रेन का नाम। तो पुष्कर का अर्थ क्या हो जाता है? पुष्कर मीन्स तालाब। प्रागैतिहासिक में से किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राक, प्रा, प्रागैति या फिर प्राग। तो प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? इसमें उपसर्ग है प्राग। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द है। सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है। प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है? समझदार। अगला प्रश्न है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर संबोधन कारक। तो ये जो भी को और के लिए ये किसके कारक चिन्ह है? संप्रदान कारक के ये कारक चिन्ह है को और के लिए। जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है मनु प्लस अंतर। मनु प्लस अंतर क्या हो जाता है? मनांतर, मंतर, मनवांतर या फिर मनवंतर। तो मनु प्लस अंतर इसका शब्द हो जाता है मनवंतर। अगला प्रश्न है। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट कौन सा समास का ये उदाहरण बन जाता है? अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो पथभ्रष्ट जो शब्द है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। किस समास का? तत्पुरुष समास का। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो आज्ञार्थक वाक्य का एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है? अभिषेक पुस्तक लाओ, अभिषेक पुस्तक लाओ। अगला प्रश्न है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा वाक्य है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसमें अशुद्ध देखने को मिलता है? तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ये जो वर्ड है यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। सुषुप्त, दृष्टा, सृष्टा, रचिता। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है दृष्टा। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है। ऐ का उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य, दन्नय, कंठोष्ठय, कंठ तालव से। तो ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाता है कंठ तालव्य से। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वो विशेषण है? भलाई, मिठास, थोड़ा या फिर स्वयं। तो यहाँ पे शब्द बात करते हैं मिठास की। मिठास ये शब्द यहाँ पे विशेषण है। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? ऐ, स,
री, ऑप्शन डी सु और री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सु और री। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? इनमें से कौन सा सेंटेंस में भविष्य काल देखने को मिलता है? तो जो पहला सेंटेंस है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये जो पहला सेंटेंस है वो यहाँ पे भविष्य काल का उदाहरण बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बूढ़ी, बूढ़ापन, बुढ़ापन या फिर बुढ़ापा। तो बुढ़ापा शब्द, जो बूढ़ा शब्द है, इस बूढ़ा शब्द का भाववाचक रूप हो जाता है बुढ़ापा। इनमें तत्भव शब्द है। कौन सा शब्द तत्वों के अंतर्गत आता है? मयूर, वार्ता, शाम या फिर सत्य। तो शब्द है जो कि शाम, ये तत्वों शब्द है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है, यह किस वाक्य का एग्जाम्पल है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती है, ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि वह पुल्लिंग के अंतर्गत में आता है? शब्द है दया, निर्धनता, दुर्घटना, बुढ़ापा। तो जो वर्ड देख पा रहे होंगे निर्धनता, ये निर्धनता पुल्लिंग शब्द है। कपि प्लस इस का सही संधि संयोजन कीजिए। कपि प्लस इस, जब इसे हम लोग संयोजन करते हैं तो ये क्या लिख कर के आता है? कपीस। का दुर्घय पी तालब सा कपीस। मन माना, मन माना में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जो शब्द है मन माना, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? पानी का अर्थ देता है जंगल, अरण्य, कानन या फिर वन। तो पानी का जो अर्थ देता है वो वर्ड है वन। कौन सा वर्ड है? वन। अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट है मॉडल प्रैक्टिस सेट 17। प्रश्न है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारण बताइए। यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ता का कारक चिन्ह लगा हुआ है, कर्म का कारक चिन्ह या फिर करण का कारक चिन्ह या फिर संप्रदान का कारक चिन्ह यहाँ पे इस सेंटेंस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे किस कारक का कर्ता चिन्ह लगा हुआ है? करण कारक का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? संज्ञा, अव्यय, काल, परिमाण बोधक विशेषण। तो उसे क्या चीज कहते हैं? उसे हम लोग काल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इधर, उधर, जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? स्थितिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर दिशावाचक। तो इधर, उधर, जिधर, ये सभी आप लोग के दिशावाचक के अव्यय के उदाहरण बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द तत्भव शब्द है? कटाह, अवर, रिक्त या फिर कड़वा। तो जो शब्द वर्ड देख पा रहे होंगे कड़वा, ये जो कड़वा वर्ड है ये तत्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। अगला भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार, आशीष, केस, ताप, कार्य। तो इन सभी वर्ड में से तत्भव शब्द का बात करते हैं तो वो वर्ड हो जाता है केस। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है शाश्वत, अंतिम, स्मरणीय या फिर कटु। तो चिरंतन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है, चिरंतन का पर्यायवाची शब्द हो जाता है शाश्वत। क्या चीज हो जाता है? चिरंतन का शाश्वत। अगला प्रश्न है, ऋजुता का सही विलोम क्या है? ऋजुता का सही विलोम क्या हो जाएगा? टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन, तिरछापन। तो ऋजुता का जो सही विलोम हो जाता है वह हो जाता है वक्रता। क्या चीज? वक्रता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है? कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है? मोद, क्रोध, आनंद या फिर हर्ष। तो कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश, अमर्ष, ये सभी आप लोग के क्रोध के समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। कुछ समय के लिए सिर्फ
नियुक्त किया जाता है उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाता है? अंशकालिका, अर्धकालिका, समकालिका या फिर पूर्णकालीन। तो जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है उसके लिए एक वर्ड हो जाता है अंशकालिक। अगला प्रश्न है सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तरापेक्षी, उत्तरन, उत्तरोत्तर या फिर प्रत्युत्तर। तो उसके लिए एक वर्ड हम लोग देखते हैं, उसके लिए एक वर्ड क्या चीज हो जाता है? प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? पानी बरसना, क्रोध में आना, इज्जत बचाना या फिर गिर पड़ना। तो बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है क्रोध में आना। बरस पड़ना सही मुहावरा अर्थ क्या चीज हो जाता है? क्रोध में आना। अगला प्रश्न है हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। हमेशा आनंद का अनुभव करना, तो सदा दीपावली संत की, 12 मास वसंत की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साखी शब्द का अर्थ है। साखी शब्द का अर्थ क्या होता है? सखी, सच, सखा या फिर साक्षी। तो सखी जो शब्द है इसका अर्थ हो जाता है साक्षी। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? अनजान, बिन चखा, लापता, बिन जाना। तो उपसर्ग शब्द से नहीं बना है वो वर्ड है लापता। समुद्रमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है समुद्र प्लस उर्मी। समुद्र प्लस उर्मी। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो नेत्रहीन ये तत्पुरुष समास का उदाहरण बन जाता है। मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो कि मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल बन जाता है? तो सेंटेंस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चारों सेंटेंस आप देख सकते हैं। उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट जाना, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। तो मिश्र वाक्य यदि हम लोग बात करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी है, उसके पास जो कुछ था वो सारा खो गया, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण बन जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो शुद्ध वाक्य की बात करते हैं। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये शुद्ध वाक्य है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या फिर आगामी। तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द हो जाता है आप लोग का अध्ययन, वर्तनी की दृष्टि से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। तो ये क्या चीज कहलाती है? विभाव। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है? सोरठा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और चौपाई, दोहा और सोठा। तो कुंडलिया छंद ये किन दो छंदों से मिलकर के बना है? दोहा और रोला छंद से। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या फिर छंदालंकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छंदालंकार। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्वैकानंदन खत्री या फिर भगवती चरण वर्मा। तो चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संजोगी छा, त्रा, री या फिर मूर्धन सा। तो जो मूर्धन सा है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत में नहीं आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कसीदाकार, जुराब, पजामा या फिर घाघर। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाता है? जुराब। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है?
आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, सदा एक वचन या फिर सदा बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बहुवचन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं स्वयं आऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, स्वयं, चला या फिर आऊँगा। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? स्वयं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या फिर खेती। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वो विशेषण शब्द है? बनारसी जो वर्ड हम लोग देख पा रहे हैं ये विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु या फिर शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखा, देखना, ये देखो या फिर ईर्ष्या। तो ईर्खा को खड़ी बोली में क्या चीज कहते हैं हम लोग? ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लघुत्व, लघुत्तम, लघुता या फिर लाघव। तो बिल्कुल सही बात है, गौरव का जो विलोम शब्द है, गौरव का विलोम शब्द हो जाता है लाघव। कौन सा शब्द भरमर का पर्यायवाची नहीं है? भरमर का पर्यायवाची नहीं है। सलभ, चंचरिक, मिलिंद, सिल्लीमुख। तो यहाँ पे सिल्लीमुख की बात करते हैं जो कि भरमर का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा भरमर मीन्स भोरा, भोरा का सलभ हो जाता है, चंचरिक हो जाता है और मिलिंद हो जाता है। ये सारे इसके पर्यायवाची, बट सिल्लीमुख इसका ये पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तू डाल डाल तो मैं पात पात। तू डाल डाल तो मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो बिल्कुल सही बात है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अगर तुम डाल डाल हो तो मैं पात पात हूँ। चालाकी का जवाब बिल्कुल चालाकी से ही देना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कवित्री। कवित्री किस प्रकार लिखा जाता है? कौ प्लस स्त्री, कौ प्लस इत्री, कौ इत्री, कवित्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो वर्ड है वो शुद्ध वर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिवेश में संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध रखने वाले को हम लोग क्या चीज कहते हैं? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक कौन सा मानव वर्ण है? खा, वा, भा या फिर संजोगी छा। सॉरी, यहाँ पे झा है। खा, धा, भा या फिर झा। तो कौन सा मानव वर्ण है? तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो यहाँ पे आप जब वर्ड को पढ़िएगा तो वो अपने आप में प्रोनाउंसिएशन के दौरान ही वो चीज़ हमें फील होती है कि लोग ये कहीं ना कहीं समूह का व्यतीत हो रहा है। गण, इसमें भी समूह का जिक्र हम लोग को भाव प्रकट कराने का प्रतीत हो रहा है। वर्ग, इससे भी समूह का प्रकट हो रहा है। बट प्रेस की बात करते हैं, प्रेस इस वर्ड का राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द किसमें उपसर्ग है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है पात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप। तो जो वर्ड हम लोग निपट देखते हैं ये विशेषण वर्ड है। अगला प्रश्न है, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या फिर कर्म कारक। रमा विद्यालय से घर जाती है, अलगाव का बोध हो रहा है यहाँ पे। घर से स्कूल, विद्यालय से स्कूल जाती है, विद्यालय से घर जाती है। तो अलगाव का पन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जब अलगाव का भाव स्पष्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग अपादान कारक का कारक चिन्ह का हम लोग यूज करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रैक्टिस सेट अब हम लोग 18 का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए इसके प्रश्न को हम लोग प्रारंभ करते हैं।
प्रश्न है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से, मूर्धा से, दंत से या फिर कंठ तालव से? तो टा वर्ण का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के आति में जोड़ कर के शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय, प्रत्यय, सर्वनाम या फिर उपसर्ग? जो शब्द के आगे जोड़ कर के उसके जो अर्थ को परिवर्तन कर देता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? तो जो कृदंत शब्द होते हैं ये क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त हुआ है। गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन, क्षितिज या फिर विद्यार्थियों? तो वे जो सर्वनाम होता है ये किसके लिए होता है? विद्यार्थियों यानी कि बहुवचन को सूचित करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इन वर्ड 4 वर्ड में से कौन सा वर्ड है जो कि वो पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, निंद्रा, मूर्खता? तो जो वर्ड हम लोग देखते हैं कपट जो वर्ड है ये पुल्लिंग वर्ड है। अगला प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण? तो वह नौकर नहीं आया वाक्य में जो वह है ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कीजिए। भाववाचक संज्ञा, शेर, वाराणसी, पुस्तक या फिर पुस्तक? तो यहाँ पे पुस्तक 2 बार हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन में आप लोग शेषव लिख लीजिएगा और शेषव ही ये जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। शेषव जो कि एक आयु उम्र की सीमा को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया गया है, वह कौन सा सेंटेंस है? रीता फल खाती है, बलराम पेड़ से गिरा, राधिका सितार बजा रही है, गोपाल ने राधा को बुलाया? तो यहाँ पे जो सेंटेंस है बलराम पेड़ से गिरा, अपादान कारक ये अलगाव को स्पष्ट करता है। और जब हम लोग सेंटेंस बात करते हैं बलराम पेड़ से गिरा तो पेड़ से गिर करके जमीन, पेड़ से वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पे अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो चीज़ यहाँ पे जिक्र किया गया है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या फिर उप विराम? तो सेंटेंस को समाप्त करने के लिए जो हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। क्या चीज कहते हैं उसे हम लोग? पूर्ण विराम। साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? साटिका, धोती, षष्ठी या फिर साटक? तो साड़ी का तत्सम जो रूप हो जाता है वह हो जाता है साटिका। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। किस सेंटेंस, किस वाक्य का ये जो हम लोग सेंटेंस देखें ये किस वाक्य का सेंटेंस है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। किस सेंटेंस में व्याकरण की शुद्धता को लेकर के यूज किया गया है? तो सेंटेंस यहाँ पे हम लोग पहला वाक्य की बात करते हैं, इसी में शुद्ध वाक्य है मेरी लड़की का नाम गीता है। अगला प्रश्न है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तामरस, सोमरस, रसाल या फिर अम्बू? तो कमल का जो पर्यायवाची हो जाता है तामरस। रसाल किसका पर्यायवाची है? ये आम का पर्यायवाची हो जाता है रसाल। अगला प्रश्न देखते हैं, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग हम लोग शुद्ध रूप से कर सकते हैं? अनु, आ, परि या फिर उप? तो यहाँ पे उपसर्ग हम लोग बात करते हैं आ को जब गमन में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? आगमन। तो ये उपसर्ग जब हम लोग इंक्लूड करते हैं तो वो एक अर्थ देने वाला शब्द बन जाता है। सो किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आ उपसर्ग का। अगला प्रश्न है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं।
विचित्र जो शब्द है इसके 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी शब्द नहीं है। विचित्र का समानार्थी क्या हो जाएगा? विलक्षण, अनूठा, भिन्न। बट रहस्यमय बात करते हैं, रहस्यमय इसका समानार्थी शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अधूरा, परित्यक्ता, खंडिता या फिर अनूठा। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए एक वर्ड हो जाता है अधूरा। क्या चीज हो जाता है? अधूरा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होता है? कढ़ाई चूल्हे में गिर गई, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है। एक विपत्ति से छुटकारा दूसरे में आ पड़ना। तो मुहावरा क्या है? कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। इसका अर्थ भाव स्पष्ट क्या हो जाता है? एक विपत्ति से छुटकारा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत, शैतान की आंत मीन्स कहने का तात्पर्य है बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा। तो पगड़ी रख घी चख, पगड़ी रख घी चख, निर्लज होकर कुछ पाना, निर्लज होकर के कुछ पाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, वन, कानन, अरण्य। तो जो शब्द वन है, ये वन पानी का भी अर्थ को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? इनमें से कौन सा शब्द वर्ड है जिसमें कि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? नपुंसक, समालोचन, अतिशय या फिर दर्शन। तो इसमें से वर्ड हम लोग बात करते हैं दर्शन, जिसमें कि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। जन उला, जन उला में कौन सा प्रत्यय है? ला, उला, औला, नउला। तो जन उला में कौन सा प्रत्यय है? औला। अगला प्रश्न है, नदागम, नधागम, नधागम शब्द का संधि विग्रह करें। तो इसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा? नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। अगला प्रश्न है, परमानंद में समास है। परमानंद जो वर्ड है, शब्द है, इसमें कौन सा समास जुड़ा हुआ है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो परमानंद, जो परमानंद है, इस शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास का ये उदाहरण बन जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पानी ना बरसता, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, ये जो सेंटेंस है वो संकेतवाचक का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव या फिर विभाव। तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग संचारी भाव। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भैया, माला फेरत जुग भैया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा या फिर अमक अलंकार। माला फेरत जुग भैया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार है वह है अमक अलंकार। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अपभ्रंश। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह भाषा है ब्रज भाषा। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अधोलिखित मीन्स निम्नलिखित, जो नीचे लिखा हुआ है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? रचयिता, अनुग्रहित, सृष्टा या फिर आहार। तो जो शब्द है यहाँ पे रचयिता, ये शुद्ध शब्द है। स्पर्श्य, स्पर्श्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है?
स्पर्शी का विलोम शब्द हो जाता है अस्पर्शीय। यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यन संधि का जो संबंध है वो स्वर संधि से है। किससे? स्वर संधि से है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? श्यामल, भगत, तुरंत, सुहारा। तो जो वर्ड हम लोग यहाँ पे देखते हैं श्यामल, क्या चीज? श्यामल, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। निम्न में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। नीच व्यक्ति को पशु कहना भी पशुता का अपमान है। तो ये जो उदाहरण है वो सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य हम लोग को शुद्ध देखने को मिल रहा है? जो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, ये यहाँ पे शुद्ध वर्ड है, शुद्ध सेंटेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तिलांजलि। तो तिलांजलि का शुद्ध रूप कौन सा है? तिलांजलि किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि वो गलत है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये कथन गलत है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत कथन है। सप्तर्षि में समास है। सप्तर्षि जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर द्विगु समास। तो सप्तऋषि में यदि हम लोग बात रखते हैं तो जिस वर्ण के शुरुआत जो शब्द है वो संख्यावाचक होता है, जब वो संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। मुख का विलोम क्या होगा? मुख का विलोम क्या होगा? अपभाषी, वचाल, मृदुभाषी, या फिर कटुभाषी। तो मुख का विलोम शब्द हो जाता है वचाल। मुख का विलोम वचाल। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सत्कृत, चमत्कृत, चतुर्दिक, या फिर प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है वह हो जाता है प्राकृतिक। नेचर, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ है। पौ बारह होना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा? उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयासरत करना, या फिर सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। तो पौ बारह का मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है सब तरह का सुख सुविधा का होना। इस प्रकार हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट है इसे कंप्लीट कर लिया। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 19वें प्रैक्टिस सेट के तरफ से। और इस बार का आज के इस मैराथन सेशन के दौरान जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसके नज़दीक हम लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे करीब पहुँच गए हैं। 18 यानी कि प्रॉपर रूप से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो प्रॉपर रूप से हम लोगों ने 30 प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए अब हम लोग इसके चौथे प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? भारतीय समाज में जो भारतीय संविधान है इस संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक, या फिर निर्नुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो निर्नुनासिक स्वर कहलाती है। निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व कौन सा संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, या फिर जातिवाचक। तो निजत्व है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लड़का, कुर्सी, शेर, या फिर पेड़। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कुर्सी जो वर्ड है ये स्त्रीलिंग शब्द है। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं, जो कि ये सेंटेंस में आप लोग को देख करके बताने हैं। तो साधु आ रहे हैं ये बहुवचन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैं अपने आप
मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न वाक्य, निश्चय वाक्य, निजवाचक, संबंधवाचक। तो मैं अपने आप ही अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें जो निजवाचक है, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, उचित, पांचवा, तीन या फिर कुछ। तो उचित शब्द है जो कि वो गुणवाचक विशेषण है। हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो हथियाना जो वर्ड है इसमें कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, संयुक्त या फिर नाम धातु। इसमें जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है? अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो वो क्या कहलाता है? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? समान भविष्य काल, समान वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल या फिर समान भूतकाल। इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, समान भविष्य काल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न भाववाचक बताइए, इनमें से भाववाचक बताइए। भाववाची ऑप्शन है, तुम फूल तोड़ोगी, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएगी। तो जो सेंटेंस है अब चला जाए, ये सेंटेंस है जो कि वो भाववाची का सेंटेंस है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है लेकिन, ये क्या है? क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या फिर संज्ञा। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ लेकिन शब्द है यह अव्यय वर्ड है। चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, देशज, तत्भव, अर्ध तत्सम। तो यहाँ पे जो चूरण वर्ड है ये अर्ध तत्सम है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अमृत तत्व, सुर तरु, कल्प तरु, परिजात। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, क्याची नहीं है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची अमृत तत्व। अगला प्रश्न है, वरांगना किसका पर्यायवाची है? वरांगना किसका पर्यायवाची है? वानर का, सरोवर का, अग्नि का या फिर वैश्या का। तो वरांगना ये पर्यायवाची जो वर्ड हो जाता है वो वैश्या का। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? गमन का विपरीतार्थक बनाने के लिए हम लोग उपसर्ग जोड़ते हैं आ जब गमन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? आगमन, जो कि गमन का विपरीतार्थिक शब्द आगमन। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लक्ष्मी, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा? ब्राह्मी नहीं, पद्मा नहीं, कालिका नहीं, शैलसूता। तो हाँ, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या हो जाता है? शैलसूता। जिसके चार पद है के लिए उपयुक्त शब्द होगा चतुर्भुज, चौराहा, चतुष्कोण, चतुष्पद। तो जिसके चार पद है उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाता है चतुष्पद। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना या फिर कलंकित होना। तो काफूर होना का शब्द का अर्थ हो जाता है भाग जाना। अगला प्रश्न है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। तो पारा उतरना का सही अर्थ हो जाता है क्रोध कम होना। अगला प्रश्न है, पिंगल का एक अर्थ है। पिंगल का एक अर्थ क्या है? पिंजरा तथा पक्षी, पिसून तथा वानर, पक्षी तथा आकाश, छंद तथा एक विशेष भाषा। तो पिंगल बिल्कुल सही बात है, छंद तथा एक विशेष भाषा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊन, क्या चीज? ऊन उपसर्ग से बना शब्द है। ऊन उपसर्ग से कौन सा बना शब्द है? उपनीस, उन्नीस, उन्नीस या फिर उन्नीस। तो ऊन
उपसर्ग से बना शब्द है 19, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? शेरनी, मोरनी, कुटनी या फिर नौकरानी। तो इसमें जो नौकरानी वर्ड है इसमें नी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस औषध। वनवासी शब्द में समास है। वनवासी में कौन सा समास है? तो द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो वनवासी यहाँ पे समास है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने कहा और मैं मान गया। उसने कहा और मैं मान गया, इसका सरल वाक्य क्या होगा? उसके कहने से मैं क्यों मानूं? उसके कहने से मैं मान गया। मैं मान गया उसके से, जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैंने मान गया। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, इसका शुद्ध सरल वाक्य क्या हो जाता है? उसके कहने से मैं मान गया। उसके कहने से मैं मान गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रत्युपकार, कैलाश, दुरावस्था या फिर संन्यास। तो यहाँ पे जो वर्ड शब्द है संन्यास, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग हैं? 5, 9, 4 या फिर 3। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय है। जीवन पतंग, जलता या फिर जीवन पतंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जीवन। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। इनमें से कौन सा सही जोड़ी है? जयशंकर प्रसाद यामा, तो गलत जोड़ी है। महादेवी वर्मा ययाति, ये भी गलत है। त्रियाहत नोकी नाउर शर्मा, गलत है। सुमित्रा नंदन चितमरा, तो यहाँ ये बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत चितमरा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिंदा शब्द क्या है? अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो जिंदा शब्द क्या है? जिंदा शब्द ये विशेषण है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुलिंदा शब्द है, जो कि यहाँ पे पुल्लिंग वर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है सोहन पढ़ाई कर रहा है, ये भविष्य काल का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? मग, रास्ता, राह या फिर मार्ग। तो तत्सम रूप कौन सा हो जाता है? मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। ये किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका उदाहरण हो जाता है? सरल वाक्य का। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। ये जो चोर है ये जातिवाचक का उदाहरण। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। बट विकल्प ए की बात करते हैं, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, ये अशुद्ध वाला वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है आभूषण। तो आभूषण का शुद्ध वर्तनी रूप हो जाता है आभूषण, जो कि ऑप्शन नंबर ए। पावक शब्द का संधि विच्छेद करें। पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या चीज हो जाता है? पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नील कमल शब्द में समास होगा द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो नील कमल, नील कमल ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। चलिए आज के इस अंतिम पड़ाव, अंतिम प्रैक्टिस सेट तक हम लोग पहुंच गए हैं। आज का इस जो मैराथन सेशन है इसका अंतिम प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट और 20वां प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न इस प्रकार। और एक आप लोग का लेक्चर बच गया है 5 दिन 5 मैराथन के अंतर्गत में। जो अंतिम मैराथन सेशन है उस मैराथन सेशन के जरिए जो इसका और बच गया 5 प्रैक्टिस सेट, जो 21 प्रैक्टिस सेट से लेकर के 25 प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग इसके अगले मैराथन सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल आज
ये 20 जो प्रैक्टिस सेट है इसको हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्या है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 3, 5, 4 या फिर 2। तो इसके ये कितने भाग माने गए हैं? 2 भेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा है मित्रता। अगला प्रश्न है, एकाकिनी शब्द का लिंग बदले। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है, तो एकाकिनी शब्द का लिंग बदलेंगे तो यह क्या हो जाता है? एकाकी। नेक्स्ट प्रश्न है, आकल भारत की जनता, आकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है जनता। जनता क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनता कौन सा वचन है? बहुवचन। अगला प्रश्न है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद, संज्ञा, विशेषण, परिवेशन या फिर सर्वनाम है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है सर्वनाम। किस किस से, अंडरलाइन यहाँ पे है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो वाक्य के किस भाग में विशेषण और विशेष का संबंध देखने को नहीं मिलता है? तो वो सेंटेंस का भाग हो जाता है पुलिस की लापरवाही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? जब देखिए अलगाव का प्रतीत होता है एक जगह से दूसरी जगह का, तो उस दौरान हम लोग किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपदान कारक, करण कारक। ये तो कई दफ़ा हम लोग पढ़ चुके हैं। अपदान कारक का उस केस में, कंडीशन में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यहाँ पे काल है संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या फिर आसन भूतकाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है हेतु भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाची का प्रयोग हुआ है? दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो भाववाची का सही वाक्य हो जाता है दादी से चला नहीं जाता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? क्रिया विशेषण वाक्य, संबंध बोधक वाक्य, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर विसर्ग बोधक अव्यय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी, विसर्ग बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ण, पोहिमी, ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। बरात का तत्सम रूप हो जाता है, बरात का तत्सम रूप क्या हो जाता है? बरात का तत्सम रूप वर यात्रा। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चतुर। चतुर का पर्यायवाची कंचन नहीं, वैश्य नहीं, पामर नहीं। तो चतुर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है नागर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। परलोक का विलोम क्या हो जाएगा? स्वर्गलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक या फिर इहलोक। परलोक का विलोम शब्द हो जाता है इहलोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या हो जाता है? संपत्ति, संपत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का अर्थ क्या होता है? पपीहा ठीक है, कामदेव ठीक है, राजहंस ठीक है, बट शहद की बात करते हैं जो कि ये सारंग का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? वाक्यांश देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति हो
अगला वाक्य हम लोग देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। यहाँ पे थोड़ा आप लोग को इस प्रकार, तो परित्यक्त्या का अर्थ क्या हो जाता है, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके हाथ में वीणा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके हाथ में वीणा है उसके लिए एक शब्द हो जाता है सरस्वती। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मुहावरा है एक देवता कूप कर जाना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है, होश में ना रहना, दुर्गति होना, दूर चले जाना, घबरा जाना। तो देवता कूप कर जाना, इसके मुहावरे का अर्थ हो जाता है घबरा जाना। सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मीन्स कहने का तात्पर्य है अच्छी बातें कह कर के बहकाना। श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है, तो श्वेत का अर्थ सफ़ेद और स्वेद का अर्थ क्या होता है, पसीना। सफ़ेद और पसीना से तात्पर्य है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उप, उद, अपि या फिर अभी। तो उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उट का। अगला प्रश्न देखते हैं, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, किस उपसर्ग का प्रयोग होगा, किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, आ प्रत्यय का। महोर्मी का संधि विच्छेद है, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महत प्लस में उर्मी, महत प्लस उर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, तत्पुरुष समास से पूरी तरह से संबंधित है। तो सेंटेंस यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, सेंटेंस सी, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है, काम समाप्त करो और जाओ, काम समाप्त करो और जाओ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है जिसमें कि त्रुटि देखने को मिल रहा है। मिलावट सिद्ध करने पर बिल्कुल सही है, 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करे, सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, इसी में हम लोग को त्रुटि देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण की सुरती लिपि उसने उसी समय ले ली। तो यहाँ पे सुरती लिपि है जो कोई वो अशुद्ध लिखा गया है, तो सुरती लिपि, सुरत लिपि, सुरती लिपि नहीं होता है बल्कि श्रुत लिपि होता है। भयानक रस के संचारी भाव है, भयानक रस के संचारी भाव क्या हो जाते हैं, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेवा सदन किसी रचना है, सेवा सदन किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद्र। तो ये जो सेवा सदन है ये प्रेमचंद की रचना है। सेना का पर्यायवाची है, अनिक, सैनिक, अतनु या फिर अरि। तो सेना का पर्यायवाची रूप क्या चीज हो जाता है, अनिक, सेना का पर्यायवाची रूप अनिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या हो जाता है, हाथी। परतंत्र शब्द का विलोम बताइए, परतंत्र शब्द का विलोम बताना है, तो परतंत्र शब्द का विलोम गुलामी, बंधुआ, स्वदेश या फिर स्वतंत्र। परतंत्र का विलोम हो जाता है स्वतंत्र। बिल्ली के गले में खाली स्थान बांधना, तो बिल्ली के गले में क्या बांधा जाता है, बिल्ली के गले में पट्टा बांधा जाता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, विस्मय, शोक, रति, हास। करुण रस का अस्थाई भाव हो जाता है शोक, करुण रस का अस्थाई भाव शोक। किस शब्द की रचना, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, अभियोग, व्याम, रचयिता, सर्जनिच्छा। तो रचयिता है, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, समान काल का उदाहरण है वर्षा हो रही है। प्रश्न है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है,
लक्ष्मण, कार्यकर्ता, कुशल, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुशल शब्द है ये विशेषण है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खजूर, गली, करुण, आसरा। तो जो वर्ड करुण है ये यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है और आज के इस मैराथन सेशन का ये अंतिम प्रश्न, जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य। उसे हम लोग कहते हैं विधानार्थक वाक्य।